समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शेयर बाजार में करना क्या है अभी। दरअसल जब ईरान युद्ध शुरू हुआ था ना, तो कहा जा रहा था कि मुश्किल से 7 से 10 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। 3 हफ्ते बीत चुके हैं, युद्ध और भयावह होता जा रहा है। युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, किसी को नहीं पता है। और यहाँ तक कि जब अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कोई टाइमलाइन देने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ जैसे ही मिसाइल के हमले तेज होते हैं, कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं, रुपया गिरने लग जाता है और शेयर बाजार में हाहाकार मच जाता है। तो ऐसे में क्या करें? दरअसल आज मैं सोचा था शो इसी पे करूंगा, तो शो में आने से पहले कई लोगों से ने पूछा कि अभी के हालात में शेयर बाजार में क्या करना चाहिए। तो मुझे 2 तरह के लोग मिले। एक ने कहा कि भाई शेयर बाजार जो है ना, निवेशकों को ऐसे मौके कभी कभार ही देता है। एक मौका तब दिया था जब कोविड आया था, और दूसरा मौका अब है। कोविड के दौरान जिन्होंने नहीं लगाया बाद में पछता रहे तो अभी लगा लीजिए, नहीं तो फिर बाद में पछताना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरा एक ग्रुप ये मिला जिनका कहना था नहीं जी, अभी तो बाजार से दूर ही रहिए, पता नहीं चल रहा है कि आखिर बाजार में होगा क्या, और युद्ध खत्म ही हो जाएगा तो बाजार क्या रूप लेगा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि युद्ध के बाद की दुनिया बिल्कुल अलग होने वाली है। तो बड़ी दुविधा थी, तो मैंने सोचा कि आज आवाज़ अड्डा में इसी दुविधा को दूर किया जाए। तो आज यही बताने की हम कोशिश करेंगे। मैं लक्ष्मण राय हूं और इस शो में, हमारी इस कोशिश में हमारे साथ मार्केट के दिग्गज लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, दलजीत सिंह कोहली जी हैं और संजय सिन्हा साहब हैं, और सुनील स्वर्णम साहब को भी जोड़ूंगा। उनका नेटवर्क में कुछ इशू आ रहा है, अगर नेटवर्क ठीक हुआ तो उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बाकी 3 मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में संजय सिन्हा साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपने तो ऐसे उथल पुथल काफ़ी देखे होंगे बाजार में, अभी आप क्या व्यू लेके चल रहे हैं? तो लक्ष्मण जी, आपने एक उदाहरण दिया कि कोविड के समय अगर आपने बाजार में निवेश किया होता तो उसको उससे आपको बहुत फायदा होता। मैं आपको और थोड़ी हिस्ट्री में ले जाता हूँ। अगर आप 1998 की सिचुएशन देखेंगे तो भारत ने उस समय पोखरण में न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था और भारत पूरे विश्व में ब्लैकलिस्ट हो गया था, और जो भी थोड़े बहुत 7-8% एफआईआई की होल्डिंग थी उन्होंने वहां उस समय में बेचना शुरू किया था। और उसके जस्ट बाद 1999 में हमारी कारगिल की वॉर हुई। इस बैकग्राउंड में भारत में एक रैली ने जन्म लिया जिसने कि साल भर के अंदर सेंसेक्स को 100% का उछाल दे दिया। उसके बाद आप थोड़ी सी और आगे बढ़िए तो 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, जिसमें कि सारे फाइनेंशियल मार्केट जो हैं वो बिल्कुल लॉक हो गए थे और हमारा जो बाजार था वो भी काफी गिरा था। इस माहौल में कोई भी रैली की उम्मीद नहीं कर सकता था। लेकिन मार्च 2009 में एक रैली ने जन्म लिया, जिसने साल भर के अंदर सेंसेक्स को करीब-करीब 80% ऊपर का लेवल दिखाया। तो आप आज का माहौल देखेंगे, तो मेरे ख्याल से आज जो हम ईरान की समस्या के कारण क्रूड के प्राइसेस और गैस की सप्लाई की समस्या को देख रहे हैं और साथ-साथ में रुपये की डेप्रिसिएशन को देख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये पिछले साल भर की जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, शायद ये उसका क्लाइमैक्स है। क्योंकि जब से अ, हम लोगों ने सेंसेक्स की पिछली पीक देखी थी सितंबर 2024 में, उसके बाद से हमारे रुपये की वीकनेस, एफआईआई की सेलिंग ने तेजी पकड़ी थी, और इस ट्रेंड ने ट्रंप के टैरिफ इम्पोज करने के बाद एक और तेजी पकड़ ली थी। इस माहौल में देश में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जिसके बारे में मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए। लेकिन ये सारे जो नेगेटिव माहौल जो बन रहा था, उसका एक क्लाइमैक्स है, मेरे ख्याल से जो ईरान का युद्ध है। तो नो डाउट आपकी जो विडंबना है, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि ये जो युद्ध है, जिसको कि 15 दिन में खत्म हो जाना चाहिए था, आज तीसरे हफ्ते में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसा कुछ आसार भी नहीं दिख रहा है कि कुछ जल्दी ये युद्ध जो है वो एक विराम लेगा। तो इस बैकग्राउंड में कॉन्फिडेंस के साथ निवेश करना वो मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ कि तो आपकी निवेश करना स्ट्रैटेजी के 3 मुश्किल पहलू है। होने चाहिए। अच्छा, पर 3 पहलू बता दीजिए, फिर मैं जाऊंगा सुदीप सर के पास और दलजीत जी के पास। जी, तो मेरे ख्याल से आपकी स्ट्रैटेजी की 3 पहलू होनी चाहिए। पहला तो ये हम्म, कि इस सिचुएशन ने हमारे ख्याल से सारे निवेशक को ये दिखा दिया
कि आपको यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम लोग इतने साल से जो कह रहे हैं कि अगर जब आप पोर्टफोलियो बनाएं तो उसमें डिफेंसिव्स का और सिक्लिकल्स का एक सम्मिश्रण होना चाहिए। आज के माहौल ने वो दिखाया कि वो टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है जो काम आता है। दूसरा पहलू जो आपकी स्ट्रैटेजी का होना चाहिए वो ये कि मार्केट का परफेक्ट बॉटम तो कोई नहीं जानता। वो हम हाइंडसाइट में देखेंगे कि हाँ, वो परफेक्ट बॉटम था। शायद आज का लेवल जो हम लोगों ने देखा शायद ये परफेक्ट बॉटम रहा हो बाजार का। तो करना क्या चाहिए? हमारे ख्याल से किसी एक लेवल को खोजने के बदले हमें अपने इन्वेस्टमेंट को स्टैगर करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और तीसरा पहलू हमारे ख्याल से होना चाहिए वो कि अगर हम छोटे दायरे के ऑब्जेक्टिव से अगर आज अपनी निवेश कर रहे हैं या पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो शायद वो जो लंबी तेजी की उम्मीद मैं पर्सनली कर रहा हूँ बाजार में, वो तेजी को आप नहीं पकड़ पाएँगे। इसलिए अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करिए, डिफेंसिव और सिक्लिकल्स में स्टैगर करिए और थोड़ी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। दरअसल ये जो आपने मुद्दा उठाया है, इस पे मैं आगे दलजीत जी हैं और सुदीप सर दोनों के पास जाऊंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पहले पूछ लूं। जी, मुझे थोड़ा समझाइए, जब आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाई करिए, बाजार ने सिखाया कि डाइवर्सिफाई करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जी, मुझे जहां तक समझ में आया, मैंने जहां तक देखा, इस गिरावट में तो हर कोई गिरा है। जी। या सुरक्षित मान के चलिए, असुरक्षित मान के चलिए, तो डाइवर्सिफाई करने का बहुत फायदा तो दिखा नहीं। तो लक्ष्मण जी पिछले 3 हफ्ते ने आपको एक अच्छा खासा ट्रेलर दिखा दिया। जब पहला गिरावट की जो फर्स्ट फेज़ जब आई थी, उसमें सिक्लिकल स्टॉक्स ज़्यादा गिरे थे। डिफेंसिव्स ने जैसे कि ज्यादा कम की एफएमसीजी बात है। हुए और बैंकिंग्स हुए, उन्होंने तब भी थोड़ी बहुत बाज़ार में मजबूती दिखाई थी। लेकिन जब ये साफ होने लगा कि ये इतनी इंटरकनेक्टेड हमारी इकोनॉमीज़ हैं कि हम अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि क्रूड के प्राइस ऊपर जाने से खाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर असर पड़ेगा या फिर जो हमारे गैस की जिनको उपलब्धि की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए सिर्फ़ वही अफ़ेक्टेड होंगे। तो 10 दिन के बाद ये लगने लगा कि नहीं, हमको तो एफएमसीजी कंपनीज़ पर भी इन सब चीज़ों के इम्पैक्ट दिखने को मिलेंगे। तो इसके बाद लोगों को लगने लगा अरे अब तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। तो आप देखें कि कास्केडिंग इम्पैक्ट पर जब हमें असर दिखने लगा तो वो स्टैगर्ड रूप में दिखा। लेकिन पहला जब इम्पैक्ट था उसमें डिफेंसिव ने काफ़ी अपने रेज़िलिएंट रहे इस वॉर में। हुँ, बिल्कुल। इस पे सुदीप सर, मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, चूँकि यहाँ पे एक बात तो इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि शॉर्ट टर्म में तो कॉन्फिडेंस देना बड़ा मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में कर लीजिए। पिछले इतिहास में जब मौके आए, तो जिन्होंने नहीं किया वो बड़े पछताएँ चल कर के। बिल्कुल सही बात संजय जी ने बताया लक्ष्मण जी। देखिए हिस्टोरिकली संजय जी ने कुछ 98 से चालू किया पर अब जो कुवैत पे इराक का हमला हुआ, वहां से आप देखो उसके पहले भी आप जाओ, कभी भी ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल इशू के कारण मार्केट में डिस्टरबेंस होता है, उसके बाद रिकवरी भी बहुत शार्प आता है। तो मुझे तो बिल्कुल इसमें बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जब ये समस्या का हल होगा, जब युद्ध विराम होगा, तब मार्केट में जबरदस्त रिकवरी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब समस्या ये है कि बताना बिल्कुल असंभव है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे थे कि ये कब होगा। तो शॉर्ट टर्म में बहुत अनसर्टेनिटी है, ये बिल्कुल सही बात है। और शॉर्ट टर्म में अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि कल सुबह क्या होगा किसी को मालूम नहीं है, आज रात में क्या डेवलपमेंट होगा किसी को मालूम नहीं है और ये प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। तो इस माहौल में निवेशक के लिए हम लोगों का सलाह ये है कि सोच समझ के अच्छे क्वालिटी के शेयर जो कि मतलब अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला है, वहां पे आप खरीदारी करिए, पर नजरिया लंबा रखिए। ऐसा नहीं है कि आप 15 दिन के लिए ले रहे हैं कि आप 7 दिन के लिए ले रहे हैं, वो बताना असंभव है। और एक आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, जो पोर्टफोलियो बनाने की बात हो रही है, वहां पे देखिए एक पोर्टफोलियो बनाने में सिर्फ इक्विटी, हम लोग ये भी कहते हैं कि आप सिर्फ इक्विटी में मत रहिए। इक्विटी में डिफेंसिव, साइक्लिकल, ये सब तो है ही, पर इक्विटी के अलावा बाकी एसेट क्लासेस भी है, जैसे डेट है, जैसे कमोडिटी गोल्ड सिल्वर है। तो आपको एक बैलेंस वे में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें इक्विटी के अलावा बाकी एलिमेंट्स भी है। फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते हम लोग यही एडवाइस करते हैं सबको
कि सिर्फ इक्विटी मत रखिए। हाँ, आपका एज, आपका अर्निंग कैपेसिटी, लायबिलिटी, ये सब के ऊपर डिपेंड करके कितना परसेंटेज इक्विटी में रहेगा, वो डिसाइड कर सकते हैं। पर साथ में दूसरे तरह के एसेट भी ज़रूर होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स ने भी कितने तरह-तरह के बैलेंस्ड इक्विटी फंड लॉन्च किया है, जो कि इक्विटी और डेट में निवेश करता है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जहाँ पे कमोडिटी, डेट, इक्विटी में निवेश करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी ये सब एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने का प्रयत्न लोग कर सकते हैं। तो मैं तो मानता हूँ ये अच्छा माहौल है लॉन्ग टर्म के लिए, सिलेक्ट स्टॉक पिक करने का, पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इस पे मैं आऊँगा कि कहाँ पे किस सेक्टर में हम लोग स्कोप देख रहे हैं, कहाँ पे संभावनाएं ज़्यादा हैं। लेकिन चूंकि आप दोनों लोग बड़ा ही पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, मैं भी नेगेटिव हूँ नहीं वैसे, लेकिन चूंकि आप दोनों पॉजिटिव हैं तो मैं थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू ले लेता हूँ जानबूझ करके। दलजीत सिंह कोहली साहब, आपके लिए कि जो अलग अलग उदाहरण दिए यहाँ पे संजय सिन्हा सर ने, उस उदाहरण और इस उदाहरण में अंतर है, एग्जाम्पल में अंतर है। अंतर मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस वॉर में, अब तक जो वॉर होता था वॉर खत्म हो जाता था, लेकिन इसमें जब हम क्रूड ऑयल के रिफाइनरी पे, ऑयल फील्ड पे, गैस फील्ड पे हमला कर रहे हैं तो पूरा सिचुएशन बदला जा रहा है। अब ये माना जा रहा है कि इस युद्ध के रुकने के बाद भी युद्ध के पहले वाले हालात जल्दी नहीं बनेंगे, दुनिया के समीकरण बदल जाएंगे, बॉन्ड यील्ड आप देख ही रहे हैं सब जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो और वापस होने बड़ा लंबा समय लगेगा। इसलिए युद्ध खत्म होते ही बाजार फिर से अपनी रफ्तार में चलाएगा, इसकी संभावना कितनी है? लक्ष्मण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये तो बात सही है, तो नो ब्रेनर है कि इस तरीके की भी जब मार्केट में फॉल आएगी, तो जब रिकवरी आएगी तो वो बहुत तेज होगी। और इसके लिए इतिहास, बहुत बड़ा इतिहास है हमारे पास। कोई भी गूगल करेंगे तो बहुत सारी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पॉइंट ये है कि वॉर का इम्पैक्ट क्या है। तो मेरे हिसाब से जो हमको समझ में आता है, दो इम्पैक्ट मेजर होते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्शन और एक होता है डिस्टर्बेंस। तो डिस्ट्रक्शन खास करके उस एरिया में होता है जहां पर वॉर हो रहा होता है। तो फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए वो नहीं है, क्योंकि हम उसके बीच में नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उड़ाया नहीं गया, खराब नहीं हुआ, सब कुछ अपनी जगह सही का सही है। तो डिस्ट्रक्शन हमारा ज्यादा नहीं होगा। जब लेकिन उन जगहों पे जहाँ पे वॉर हो रहा है, वहां पर ये डिमांड बाद में क्रिएट होगी, क्योंकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ वो दोबारा बनाना पड़ेगा। दूसरा तरीका इम्पैक्ट होता है डिस्टर्बेंस का। बिकॉज ऑफ वॉर बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई, जो हम पर भी अभी डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे और जो आपने बहुत रेलिवेंट पॉइंट उठाया, अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, तो कल ही वो कतार के एक ओनर ने जो स्टेटमेंट दिया कि हमारी अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगा तो भी हमें 5 साल लगेंगे नॉर्मलाइज करने में। तो ये इम्पैक्ट कोई 3 हमारी महीने 6 कैपेसिटी महीने तबाह का हो गई नहीं। है। हाँ, जो फैसिलिटी तबाह हुई है उनको वापस रेगुलराइज करने में 5 साल लगेंगे, ऐसा उनका कहना है। कोई 5 साल में करेगा, कोई 2 साल में करेगा, कोई 3 साल में करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। हाँ, मार्केट 3 साल वेट नहीं करेगा। मार्केट इमीडिएट 3 महीने 6 महीने में रिएक्शन दिखाएगा उसका। बट इम्पैक्ट हमारे ऊपर काफी बड़ा अभी आना बाकी है। तो ऐसा मानना कि ये वॉर की अगर कल स्विच ऑफ हो जाएगा एकदम, ऐसा कोई लाइट का बटन में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम देखें यूक्रेन के वॉर की, तो सबने तभी भी ऐसा ही माना था कि ये तो कुछ मिनटों का वॉर है। आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो अभी कोई उसके बारे में है। तो ऐसी सिचुएशन जब आएगी कि जब मार्केट ये इग्नोर करना शुरू कर देगी कि अब फर्दर डिस्ट्रक्शन से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये चीजें नॉर्मलाइज होने लगेंगी, तब आपको वहां से रिकवरी शुरू होगी। और उसके बाद जो जो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर वापस बनेगा, जब सप्लाईज नॉर्मलाइज होंगी, उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा। तो हमारा ये मानना है कि अभी इंडियन कंपनीज के ऊपर, अभी तो आप खाली वॉर का इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट देख रहे हो, बट क्वार्टरली रिजल्ट्स में आने वाले समय में, अगले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में पता चलेगा। अभी तो कंपनियां बोल रही है, कोई बोल रहा है हमारा 10% प्रोडक्शन हिट हुआ है, कोई बोल रहा है 20% हिट हुआ है, कोई बोल रहा है 5% हिट हुआ है। ये सब आने वाले समय में पता चलेगा कि इनके नंबर्स कैसे खराब होंगे। और जो हम अर्निंग्स रिकवरी की जो स्टोरी चल रही थी पिछले 2 क्वार्टर में, वो शायद अभी पीछे हट जाएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हम लोग हम सब विश करते हैं कि वॉर जल्दी खत्म हो और बहुत जल्दी रिकवरी आ जाए। बट थोड़ा प्रैक्टिकल अगर हम सोचेंगे,
तो कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है ये रिकवरी आने वाली है। तो एक सवाल और आपसे कोहली साहब कि जब रिकवरी आएगी तो रिकवरी आने से पहले लोगों को पैसा लगाने का मौका देगी क्या? बिल्कुल देगी। देखिए जो या फिर डाइवर्सिफिकेशन, अभी लगाना शुरू कर दें? एलोकेशन, ये सब बातें अच्छी हैं। दूसरी चीज अगर हम रिकवरी की बात कर रहे हैं तो जैसे अगर आप अभी तो देखिए 10% ही गिरा है मार्केट, कुछ स्टॉक्स 15-20% गिरे हैं, बट ओवरऑल मार्केट समझो 10% गिरा है। और अगर 10-12% और भी गिर गया, जैसा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 20% तक नॉर्मली गिरता है मार्केट, तो ऐसा अगर हुआ तो रिकवरी में भी आपको उतना ही बड़ा जंप भी वापस मिलेगा ना। तो इतना ये साइकोलॉजिकल है कि हम जंप करना चाहते हैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी पे। जैसे हमने बोला कि हम बॉटम नहीं पकड़ सकते, ऐसे हमको बहुत जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली हम वही सब चीजें पकड़ पाएंगे जिस दिन से रिकवरी शुरू होगी। 5% 10% निकल जाए कोई बात नहीं, बट हमारे को अगर 50% रिटर्न मिलने वाला है तो हमको क्या प्रॉब्लम है। तो रुक करके सहजे सहजे लेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि जस्ट ऑन द फर्स्ट बॉल हम जंप मारे, वो शायद वो शायद सही नहीं होगा। संजय सिन्हा साहब, एक सवाल और फिर मैं स्पेसिफिक पे जाऊंगा कि बाजार ने जितने भी आशंकाएं थी, ऐसा होगा तो बाजार गिर जाएगा, ऐसा होगा तो बाजार गिर जाएगा, वो सारे जो ऐसा होगा वाला मामला तो निपट गया। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? वॉर हो गया, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ लेकिन उससे कम नहीं हो रहा है। जो अब तक रिफाइनरी पर हमला नहीं हुआ था वो होने लगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक इतिहास में बंद नहीं हुआ था वो बंद हो गया। तो जो एक्सट्रीम वर्स्ट सिचुएशन था, जो बाजार को डराने वाले हर घटनाएं अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। अब तो कोई घटना नहीं जिससे बाजार को डर है। ऐसा कहना मुश्किल है लक्ष्मण जी, क्योंकि जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है काफी हद तक अप्रत्याशित भी है। मतलब हम लोगों ने कब सोचा था कि रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट 93.6 चला जाएगा, अब तो हम 94 के कगार पे खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि क्या क्रूड $120 के रेट पर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक ट्रेड करेगा, ये भी हम आज नहीं साफ साफ कह सकते। तो घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि अप्रत्याशित होंगी। आई थिंक हमें एक चीज जिसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि इतनी सारी नेगेटिव घटनाएं हुई, जिस तरह रूपी डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया, एफआईआई की सेलिंग इस महीने में करीब करीब अगर आप देखें 2-3 हफ्ते में तो करीब हम 89,000 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। इतनी सेलिंग के बावजूद हम आज 23,000 पॉइंट निफ्टी पर क्यों हैं? हमें तो 22,000 पॉइंट या उसके भी नीचे होना चाहिए था। आई थिंक ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन का विषय है कि इतने नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद भारतीय बाजार इतने रेजिलिएंट क्यों हैं? और इतनी रेजिलियंस अगर आज है तो क्या वो और भी नेगेटिव न्यूज़ को झेल सकती है? और झेलेगी तो क्या हमारा बॉटम कहाँ तक होने की संभावना है? आई थिंक वो ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है आज के कॉन्टेक्स्ट में लक्ष्मण जी। हालांकि मुझे लगता है इसमें दो चीजें हैं। आपने जो डेटा दिया एफआईज का, जब से वॉर शुरू हुआ एफआईज ने जितने बेचे उससे ज्यादा डीआई ने खरीद लिए। हालांकि हम लोग 10% ही गिरे, ये इस बात को भी दर्शाता है कि हम लोग, हमारे इन्वेस्टर जो है बहुत मैच्योर हो गए, ये भी कह सकते हैं। इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि ठीक है ये वॉलेटिलिटी आता रहता है जाता रहता है, लेकिन हम लोग अपना डिसिप्लिन को बरकरार रखते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाया, चूंकि डरा दिया लोगों को बहुत ज़्यादा, लेकिन 3 बातें जो निकल कर सामने आई। पहला, आप तीनों लोगों से बातचीत करके कि वॉर खत्म होगा और पहला इतिहास रहा है कि वापस से स्थिति नॉर्मल हो जाती है, तो बॉटम का बहुत ज़्यादा इंतजार मत करिए, लेकिन तुरंत से रिकवरी आएगी, वी शेप रिकवरी, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हालात बहुत बदलेंगे। इसके इम्पैक्ट दूर तक कई क्वार्टर तक कंपनियों के रिजल्ट पर दिखेंगे, तो बॉटम पकड़ने की कोशिश यहाँ पे नहीं करिए, दलजीत साहब ने कहा भी। अब सवाल उठता है कि पैसा अगर लगाना तो कहाँ लगाए। इस पे आगे बढ़ूं, लेकिन एक सवाल आप 3 लोगों से पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका हमने देखा है कि उनके अपने में इंटरनल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ इस वजह से गिर गई क्योंकि वॉर हो रहा है, और ठीक ठाक गिरी, 20% 25% तक गिरी हैं। तो उन कंपनियों को प्राथमिकता देनी चाहिए फंड एलोकेशन के टाइम में। सुदीप से शुरुआत आपसे। कुछ हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां पे वॉर का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, शायद कोई सेकेंडरी इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। मैं सेकेंडरी इम्पैक्ट पे यहाँ पे इकोनॉमी स्लो डाउन, उसका जो कंजम्पशन इम्पैक्ट उसको नहीं गिन रहा हूँ, पर जैसे पेंट कंपनी पे है, केमिकल फर्टिलाइजर्स पे है, वैसा भी इम्पैक्ट नहीं है। उन सेक्टर्स को, उन कंपनीज को जरूर प्राथमिकता देना चाहिए। देखिए, पहले जब टैरिफ वाला समस्या थी यूएस के साथ,
दुनिया भर में उथल-पुथल हो रहा था, तब हम लोग ये कहते थे टैरिफ प्रूफ सेक्टर में आप निवेश करिए, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फोकस्ड है उस पे निवेश करिए। फिर एआई रिलेटेड जो जो उथल-पुथल चालू हुआ, उसमें हम लोग कह रहे थे जहाँ पे एआई का बहुत बड़ा टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां पे आप देखिए। अब इसमें ऐड कर दीजिए वार का डिस्टर्बेंस नहीं है, वहां वो क्षेत्र को देखिए। तो धीरे-धीरे ये क्षेत्र भी नैरो हो रहा है। अगर आप इस साल की मतलब फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो ग्रेजुअली वी आर नैरोइंग डाउन द चॉइसेस। पर इसमें मैं कहना चाहूंगा बीएफएसआई, जो हम बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं बीएफएसआई के बारे में पॉजिटिव थे, अभी भी पॉजिटिव है, और मैं मानता हूं कि बीएफएसआई एक सेगमेंट है जहां पे गिरावट का फायदा जरूर लेना चाहिए। रिकवरी जब आएगा बीएफएसआई में भी जबरदस्त रिकवरी आएगा, और डायरेक्ट इम्पैक्ट तो बीएफएसआई में है नहीं, प्राइमरीली नहीं है। हाँ, अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होता है, क्रेडिट डिमांड कम हो जाएगा, एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, ये सब हो सकता है अगर इकोनॉमी में रुकावट आए, इकोनॉमी में गिरावट आए। पर बाय एंड लार्ज कोई डायरेक्ट प्राइमरी सेकेंडरी इम्पैक्ट नहीं है, तो बीएफएसआई में जरूर ध्यान देना चाहिए। पर इसमें मैं एक चीज जोड़ना जरूर चाहूंगा। मुझे तो लगता है कि अगर आप थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे सेगमेंट में जाइए जहां पे जबरदस्त गिरावट आया है पर रिकवरी भी जबरदस्त आए। मैं कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की बात करूंगा, और यहाँ के जो दिग्गज शेयर्स हैं वहां पे जरूर ध्यान देने के लिए सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है आने वाले दिनों में जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगा। पर्टिकुलरली जो लोग वेस्ट एशिया में कामकाज करते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ेगा युद्ध खत्म होने के बाद। दूसरा सेक्टर जहां पे थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन लिया जा सकता है वो है केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, एग्रोकेमिकल। अभी बहुत प्रॉब्लम है। एक तो रॉ मटेरियल का समस्या है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, दूसरा एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है। ये सारे समस्याएं हैं, और पिछले 2 साल तक बहुत ही खराब नतीजा दिखाया है। पर ग्रीन शूट थर्ड क्वार्टर में क्लियरली विजिबल था। चाइना प्लस वन वेरी मच वैलिड। तो मुझे लगता है कि ये युद्ध विराम जब होगा तब यहाँ पे भी वापस ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये 3 सेक्टर आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से बताया। हालांकि बीएफएसआई सेक्टर पे मेरा अपना एक रिजर्वेशन है, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। दलजीत साहब, आप बताइए अगर मैं सही हूँ कि गलत, कि जिस तरीके से क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिसरप्शन आया है और रुपये का जो हमने वैल्यूएशन देखा अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने देखा है जो करेंसी में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो इन्फ्लेशन का एक प्रेशर है। कोई भी चल के आने वाले दिनों में ब्याज दर घटाने वाले जो सेंट्रल बैंक थे वो शायद घटाएंगे लंबे समय तक, वो अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कुछ क्वार्टर तक रुकेंगे। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर पर दबाव रह सकता है क्या? जी हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब अगर मैक्रो इकोनॉमी ही डिस्टर्ब होगी, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, किस तरह हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खराब होगा, किस तरह हमारा जो रुपये का फ्लक्चुएशन जो दिख रहा है, तो ये सब का यील्ड्स पे, अभी तक यील्ड्स में ज्यादा असर दिखा नहीं है, बट ये भी शायद दिखेगा आगे आने वाले समय में। तो आई थिंक कि ये सब का मैक्रो इम्पैक्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर पे सबसे पहले आएगा। और बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से सबका चहेता सेक्टर भी था, तो ऑलरेडी परफॉर्म भी कर चुका है। तो यहाँ पर आपको डबल वहमी हो जाएगा कि आपका आगे का प्रॉस्पेक्ट्स कम हो रहे, प्लस आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो, तो वहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट का स्कोप ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए इसको थोड़ा अभी अवॉइड करेंगे। और मैं सर, जो अभी सुदीप सर ने कहा वो बिल्कुल सही है कि हम 2 तरीके से इस समय अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। एक ये वो सेगमेंट्स जहां पर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि जब रिकवरी आएगी तो वो सबसे जल्दी रिबाउंड करेंगे और सबसे ज्यादा रिबाउंड कर सकते हैं। और दूसरा वो सेक्टर जो इस परिस्थिति में भी स्थिर खड़े हुए हो, जिनके ऊपर इम्पैक्ट काफी कम है या अभी भी स्ट्रॉन्ग एकदम स्ट्रेंथ के साथ है, जैसे फार्मा, जैसे कि अपने डिफेंस ना। डिफेंस में प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहां पर बहुत सारे वैल्यूएशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, 2-3 साल का आपने ऑलरेडी बिल्ड किया हुआ है ग्रोथ, तो वो शायद उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी ना दे। फिर तीसरा है पावर और एनर्जी, क्योंकि जिस तरीके से ये जो अभी आप माहौल देख रहे हो, ये सारा इसका क्रक्स क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी के ऊपर जो वैल्यू चेन है पूरी, तो पावर में वैल्यू चेन, जनरेटर, ट्रांसमिशन, उसके इक्विपमेंट बनाने वाले, जो कास्टिंग्स बनाने वाले, बहुत सारी कंपनियां उसमें उस चेन में, खाली ओईएम और बड़े टॉप उसके मत जाइए, बट बहुत सारे उसमें पूरी चेन है।
उसमें बहुत सारी छोटी बड़ी मझौली कंपनियां हैं, वो आपको एक अच्छा मौका दे सकती हैं। तो हम लोग उस तरीके से देख रहे हैं। और जो तीसरी चीज हम ध्यान दे रहे हैं, तो हमने अभी हमारी टीम जो काम कर रही है कि हमने पिछले 2 क्वार्टर की कॉन कॉल्स को वापस सुन रहे हैं, और जो कंपनियां 20-25% ग्रोथ की बात कर रही थी, उनकी एक लिस्ट बना रहे हैं कि भाई आपने अगर 20-30% ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, वो गाइडेंस में कितना डाउनसाइड रिस्क है, कितना आप उसको अचीव करने की प्रोबेबिलिटी है, और अभी ये जो वॉर का इम्पैक्ट एक्चुअल में क्या हो रहा है। मतलब कि जिस समय आपने गाइडेंस दी थी तो कुछ सोच के दी होगी, और अभी जो स्थिति चेंज हो गई, उसके बाद ये जो लिस्ट बना रहे हैं, हम कल ही खरीद नहीं रहे, अभी कुछ हमने ऐसा नया खरीदा नहीं है, तो हम लेकिन ये लिस्ट रेडी रख रहे हैं कि जैसे ये स्थिति क्लियर होती जाएगी, ये अब जो है इस नेगेटिव न्यूज का रेलेवेंस कम होता जा रहा है, मार्केट में इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, तो वहां से उसको हम बिल्ड करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। बिल्कुल, ये लिस्ट बनाइएगा तो बताइएगा, तो हम लोग किसी दिन अड्डा करेंगे इस लिस्ट के ऊपर। लेकिन एक चीज़ जो है, आपने बैंकिंग को लेके बातचीत करी हमने, आपने भी कहा और सुदीप सर ने भी कहा। बैंकिंग में एक सवाल और मेरे मन में उठा, जो संजय सिन्हा साहब आपके पास लेकर के आऊँगा, कि सरकारी बैंक पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा चले थे, लेकिन अब लगता है इंटरेस्ट प्रेशर की वजह से अब उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई है, तो अब फिलहाल उससे दूर रहना चाहिए क्या? ये सवाल लेकर के आपके पास आऊँगा संजय सर, लेकिन एक सवाल डिफेंस को लेकर दलजीत साहब से पूछ लूँ, चूँकि आपने डिफेंस की बात की। डिफेंस से क्यों आपको थोड़ा सा रिजर्वेशन है? क्योंकि इस पूरे जो हमले हुए, ईरान वॉर हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत लोगों को महसूस हो गई, हर कंट्री को, कि अपना डिफेंस तो आपको बना के रखना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री कह रही कि भाई हम अब तो आपके भरोसे रहेंगे नहीं, आप तो बहुत गाली दिए हमें, अब तो हम अपना डिफेंस स्ट्रक्चर करेंगे। जो खाड़ी के देश हैं, गल्फ कंट्री, वो कह रहे हैं कि आप हमके भरोसे हम थे, हमारे ऊपर हमला हो रहा, आप नहीं रोक पा रहे, तो हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। भारत ने भी देख लिया कि कैसे कैसे इक्विपमेंट होते हैं। तो डिफेंस पे आपको लगता है डिफेंस बजट बढ़ेगा ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी? बिल्कुल सही है लक्ष्मण जी, थीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूएशन में प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है कि ये जो कंपनियां, अभी जैसे हम एक कंपनी थी जो प्रोपेलेंट्स वगैरह बनाती है, पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, सब तरीके की चीजें बना रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन में नंबर्स अभी तक आना शुरू नहीं हुए। राइट, तो इसलिए बहुत लंबा समय इसमें जो है ना, जेस्टेशन पीरियड बहुत है। ये सबको समझ में आता है कि हाँ भाई अभी इतने हमले हो रहे हैं तो हमको सबको चाहिए, बट जो कुछ आपको चाहिए वो कल नहीं बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जोन सा प्लेन यूज कर रहे थे और सडनली उसको रिप्लेस करके दूसरा प्लेन अपना इमीडिएटली कोई इंडियन कंपनी आके बोलेगी मैं कल नया प्लेन देती हूँ, चालू हो जाएगा। उसको टेस्टिंग करने में ही 5 साल, जैसे मेरा सेक्टर रहा है फार्मा, तो हमने फार्मा में बहुत देखा है कि वो 5 साल 7 साल का समय लगता है कोई भी नया काम शुरू करने के बाद, राइट, जो उसको सड़क पे आने में, एक्चुअल शेल्फ पे आने में। तो इसी तरीके से डिफेंस में है कि समय बहुत लगता है, और अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट का ऐसा तरीका है कि वो खाली बात पे ही बहुत कुछ आगे कर देते हैं। तो ये जो कंपनियां हैं, हमने बहुत सारी कंपनियों को एनालाइज करने की कोशिश की, देखा कि ये 3 साल 5 साल के नंबर्स ऑलरेडी आपके आज की वैल्यूएशन में है। 80 टाइम पे, 70 टाइम पे, 90 टाइम पे जो स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो फिर आपके पास क्या ना, एग्जीक्यूशन रिस्क जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए थोड़ा हमको वहां पे हेजिटेशन रहता है खरीदने। हाँ, हाँ, बिल्कुल संजय सर, थोड़ा सा आपको और इंतजार करा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एक सवाल और दलजीत जी, चूँकि डिफेंस की आपने बात की, डिफेंस पे मैंने, चूँकि वॉर को लेके मैं पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मैंने ये एक और डेवलपमेंट ट्रांजिशन पाया है। वो ये पाया है कि फॉर एग्जाम्पल ईरान हमले कर रहा है ड्रोन से, छोटी छोटी मिसाइलें से, उसके इंटरसेप्ट करने के लिए आपने उससे 10 टाइम्स महंगे इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले से बना कर अमेरिका ने रखा था, इजराइल ने बना के रखा था। तो अब ये कहा जा रहा है भाई वो 10 रुपए खर्च कर रहा है, उसके बदले आपको उसको रोकने के लिए 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो क्या डिफेंस का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा? क्या पुराने डिफेंस इक्विपमेंट के बजाय उन कंपनियों पर फोकस करना चाहिए जो हाई एंड हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो? एग्जैक्टली, इनफैक्ट ये चीज यूक्रेन ने हमको पहले बता दी थी, जो आज से 5 साल पहले यूक्रेन ने ये सब समझा दिया था हमको। और इनफैक्ट इसमें ही एक इसी संबंधित एक कंपनी है, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जेन टेक्नोलॉजी, एक ड्रोन्स में काम करती थी, तो उन्होंने काफी कुछ उसका बेनिफिट भी लिया, वो एंटी ड्रोन भी बनाए, वो काफी कुछ बेनिफिट लिया उस कंपनी ने। वहां जब हमने यूक्रेन वॉर के टाइम में ये एनालिसिस किया था, तभी ये बात क्लियर हुई थी कि अभी आपको कोई जरूरी नहीं है कि
500 करोड़ 1000 करोड़ का इक्विपमेंट बनाना ही है अपने आप को बचाने के लिए। कोई दूसरा शायद 5-10 करोड़ वाला आइटम बना करके आपके 500 करोड़ के इक्विपमेंट को खत्म कर सकता है। तो यू अगेन इट इज स्ट्रैटेजिक, आपको खेलना पड़ेगा स्ट्रैटेजिकली, आपको समझना पड़ेगा कि जो ये प्रोडक्ट क्या बना रही है। ऐसे एक कंपनी एमटार है, अबे वो उस अलग तरीके का काम कर रही है, तो उस तरीके की कंपनी को आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगेन ये सब दोनों कोई हमारा रिकमेंडेशन नहीं है, ना ये हमारे पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लोजर बहुत क्लियर है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने बात किया कि इस तरीके की कंपनी हम देख आपने दी बिल्कुल। संजय सर और सुदीप सर, डिफेंस पे कोई व्यू हो आप लोग? संजय सर पहले आप, क्योंकि काफी चर्चा हमने की दलजी जी के साथ। जी, सुदीप पहले बोलना चाहेंगे अगर मैं बोल देता हूँ संजय। सुदीप सर इशारा, जी जी, दोनों से कोई बोल। ऐड करना चाहता हूँ, ये डिफेंस में जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा देखा है मैंने कि हम लोग स्पेसिफिक डिफेंस कंपनीज की ही बात करते हैं, और हम लोगों को एज ए स्टॉक पिकर हम लोगों को बाकी यूनिवर्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लार्सन टुब्रो, इसमें भी, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा डिफेंस बिजनेस है, तो हमको वो सब कंपनीज पे भी ध्यान देना चाहिए। वैल्यूएशन अगर अट्रैक्टिव है, बाकी बिजनेसेस ठीक ठाक चल रहा है, उसमें भी पोटेंशियल है और डिफेंस में जबरदस्त काम कर रहे हैं। सिमिलरली भारत फोर्ज, अब भारत फोर्ज का यूएस में वो हैवी ड्यूटी ट्रक में ट्रैक्शन आया, ये वो सब ठीक है, पर साथ में डिफेंस में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता था कि जब डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को थोड़ा यूनिवर्स बढ़ाना पड़ेगा, और बाकी भी बहुत सारे कंपनीज है जो डिफेंस, सिर्फ डिफेंस नहीं पर डिफेंस में अच्छा काम कर रहे हैं, उसका भी बेनिफिट लेने का कोशिश करना चाहिए। संजय सर। तो लक्ष्मण जी देखिए, डिफेंस के संदर्भ में मुझे 2-3 बातें कहनी है। एक तो ये कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल गई। पहले क्या होता था कि वॉर दोनों आर्मीज के आमने-सामने होती थी। अब वॉर जो है, वो लॉन्ग डिस्टेंस छोटे इक्विपमेंट्स के द्वारा हो रही है, जैसा कि दलजीत ने भी कहा, यूक्रेन वॉर में हो या ऑपरेशन सिंदूर में हो, ड्रोन का प्रयोग बहुत ज्यादा तौर पे किया गया। तो एक पहलू ये है कि अब जो वॉर में जो इक्विपमेंट यूज होती हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बदल गई। दूसरी बात ये कि आप अग्रेसर हैं या डिफेंडर हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपकी आर्मामेंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आप अग्रेसर हैं, तो आप छोटे ड्रोन्स के द्वारा किसी पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफेंडर हैं, तो फिर आपको इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए जो कि इस तरह के ड्रोन्स या जो भी इस तरह की छोटी या नई एज की जो इक्विपमेंट्स हैं, उनसे आप अपने आप को डिफेंड करें। तीसरी बात, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, तो आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया फोकस नहीं है। आज हमारी डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी हो गई है। तो ये जो घटनाएँ घट रही हैं, यूक्रेन की हो या ईरान के वॉर हो, उसने हमारे डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक और भी बड़ा मार्केट खोल दिया है, जिसको कि हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल आर्मामेंट्स प्रोडक्शन के प्रति जो हमारा फोकस था, वहाँ से बदलकर अब हमें मॉडर्न वॉरफेयर में जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएँगे, उनके तरफ देखना है। और उसमें ना सिर्फ ड्रोन, नो देयर आर बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, जो कि अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, उन सब का भी प्रयोग मॉडर्न वॉरफेयर में होगा। और जैसा कि आई थिंक या तो शायद सुदीप ने मेंशन किया था या दलजीत ने, अब हमारा जो मार्केट है, वो जो ये वॉर से ग्रसित मिडल ईस्ट रीजन है, सिर्फ वही नहीं रहेगा। अब तो शायद हो सकता है कि हम यूरोप को भी अपनी आर्मामेंट्स या डिफेंस प्रोडक्शन सप्लाई कर पाएँ। लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा पीछे जाकर लक्ष्मण जी, जो आपने सवाल हमारे 2 को पैनलिस्ट से पूछा था कि क्या जो स्टॉक्स 20-25% गिर गए हैं, क्या हमें उनको ही निवेश करना चाहिए? उस पर मैं 2 पॉइंट रखना चाहूँगा। पहला तो ये जी। कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें ना, तो कभी भी रियर व्यू मिरर को देख के ना करें। हमेशा आगे वाली जो शीशा है, उसको देखकर करें। तो आज जो परिस्थिति पैदा हो रही है ग्लोबली, नो डाउट शॉर्ट टर्म में हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल की स्थिति है, क्योंकि हम चूंकि 80% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, तो हमको ज्यादा उसकी
परेशानी झेलनी पड़ रही है। लेकिन आप देखिए, जो ये वॉर हुआ, इसमें ईरान ने अमेज़न के डेटा सेंटर को बॉम्ब कर दिया यूएई में। आज हम भारत में इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ उठा रहे हैं कि हम डेटा सेंटर्स को भारत में लोकलाइज़ करना चाहते हैं, उसके लिए हम टैक्स इंसेंटिव देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो परिस्थिति पैदा हो रही है, उसमें 3 तरह से परिस्थिति को हमको देखना है कि उससे आगे जाके हमारी जो लिस्टेड कंपनीज़ है, वो किस तरह से फ़ायदा उठाएँगी। मेरे ख्याल से एक, डोमेस्टिक अपॉर्च्युनिटी जब रिस्टोर होगी, तो उसके बेनिफिशियरी कौन होंगे? दूसरा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्च्युनिटीज़ जो नई पैदा होंगी, जैसा कि कहा गया कि मिडल ईस्ट में इतनी बड़ी मात्रा पे अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो जब वॉर कम होगा तो रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। उस अपॉर्च्युनिटी में हमारी कितनी सारी कंपनीज़ पार्टिसिपेट कर पाएँगी, उसको हमको देखना है। और तीसरा, कि इसके बाद क्या सिर्फ चाइना प्लस वन का ही स्लोगन भारत के लिए रेलेवेंट रहेगा, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लस वन जो इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, वो एक स्लोगन है जो कि लोगों को दिखने लगेगा, जिसको कि लोग जीसीसी के सेंटर्स को भारत में लाने की इस बारे में सोचेंगे, डेटा सेंटर्स को भारत में लाने की सोचेंगे। तो ये सब अपॉर्चुनिटी को अगर आप देखें, तो मेरे ख्याल से नियर टर्म जो भी डार्कनेस या अनसर्टेनिटी है, उसके आगे का पीरियड तो मुझे बहुत ही स्वर्णिम दिख रहा है। बिल्कुल, दरअसल एक चीज़ और इसमें जोड़ दूं, आप जो स्वर्णिम पीरियड देख रहे हैं उसमें मैं एक चीज़ और जो स्वर्णिम देख रहा हूं वो ये है कि यूएई का जो इलाका था वो इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पसंदीदा इलाका माना जाता था। दुबई जैसे इलाके थे, चूंकि वो माना जाता है कि वहाँ पे कोई वॉर नहीं होना है जी, बड़ा सुरक्षित जगह है, बहुत ही सब लोग तरीके से रहते हैं, ज्योग्राफिकली बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, तो वहीं चल के पैसा लगाया जाए, लोग जाकर के वहाँ पे गोल्डन वीजा ले रहा है, कोई डायमंड वीजा ले रहा है, रहने चला जा रहा है। लेकिन इस घटना ने उस पूरे जोन को एक्सपोज कर दिया है। तो एक जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो अब अलग अलग वेन्यू भी तलाशेंगे, तो उसमें से एक वेन्यू इंडिया भी हो सकता है। तो मैं इसको भी एक पॉजिटिव सेंस में लेके चल रहा हूँ, हालांकि लॉन्ग टर्म में है ये, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में या फिर वैसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर एफडीआई के तौर पर आएगा, उसका हर सेक्टर में इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा। लेकिन एक चीज़ जो आपने संजय जी कहा कि बहुत सारे सेक्टर हैं जो वॉर के बाद, वॉर से जो सबक सीखा है हमने, वॉर के बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिस पे हम लोग वॉर से पहले भी चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक सेक्टर था रिन्यूएबल एनर्जी का, क्योंकि क्रूड पे निर्भरता ने बता दिया कि कितना खतरनाक है निर्भर होना, गैस के निर्भरता ने बता दिया कितना खतरनाक है निर्भर होना। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी पर हमारा फोकस काफी ज्यादा रहने वाला है। दलजीत जी, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में थोड़ा इशू हुआ था कि कुछ ओवर सप्लाई, अगेन डिफरेंट पार्ट्स, उसकी चेन अगेन बहुत बड़ी चेन है। आप कास्टिंग से लेकर के क्या क्या चीजें बनाएंगे, फोटोवोल्टाइक सेल तक जाएंगे, और ग्लास बनाएंगे, रिन्यूएबल ग्लासेस वगैरह जो होते हैं, तो उसमें कहीं कहीं कुछ पोर्शन में ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी। बट आई थिंक वो एक शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा एनोमली रहेगी। बट जिस तरीके से अभी फोकस वापस, इसके पहले से भी फोकस अच्छा चल रहा था, और इसके ऊपर हम लगता है कि गवर्नमेंट का भी ध्यान रहेगा, और लोगों को भी समझ में आएगा कि जो कंपनियां अडॉप्शन में भी थोड़ा पीछे थी, उनको भी ये समझ में आएगा कि नहीं, अगर हमें गैस या और दूसरे फ्यूल में जाना है, तो उससे बेटर है कि हम सोलर फ्यूल के ऊपर ध्यान दें, और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो करेंगे। तो अगेन ये एक बड़ा अच्छा थीम आगे उभर के आएगा। जैसे मैंने कहा, ये हमारा पूरा वो जो एनर्जी थीम, पावर सेक्टर हम जिसको बोल रहे थे, उसी का एक पार्ट है। और इसमें हमारे पास ऑलरेडी एक कंपनी जो विंड से रिलेटेड थी, वो हम ऑलरेडी होल्ड करते हैं, बट और भी इसमें हम ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, इसके अलावा और भी कई सारे सेक्टर हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। मिसाल के तौर पे प्राइवेट बैंक, बड़े बैंक की छोटे बैंक, फिर इसके बाद ये भी बात चल रही है कि अब एनर्जी सेक्टर को लेकर जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, अपस्ट्रीम कंपनियां, डाउनस्ट्रीम कंपनियां, उनका क्या अगले कुछ क्वार्टर तक रहने वाला है, चूंकि सरकार दाम बढ़ाने दे नहीं रही है। हालांकि कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट के दाम अभी बढ़ाए गए हैं। इस पर चर्चा करेंगे, छोटे से ब्रेक बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि
ईरान वॉर से शेयर बाजार में जो हाहाकार मचा, आखिर कब तक ही मचा रहेगा और एक निवेशक के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? ब्रेक पे जाने से पहले कई सारे विचार निकल कर सामने आए हमारे मेहमानों की तरफ से। अब चूंकि हमें बताया कि 15 मिनट है, 3 मुद्दा मैं 3 सेक्टर में चुन के लाया था कि इस पर चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि तीनों को लेकर भारी कंफ्यूजन है। एक, बैंकिंग पे, सरकारी बैंक पे तो चर्चा हो गई, लेकिन प्राइवेट बैंक इसमें बचा रहा। दूसरा, ऑयल कंपनियां, और तीसरा, आईटी सेक्टर। तो शुरुआत में करता हूं, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा आप लोग निजी बैंकों को लेकर के। मैं स्पेसिफिक बैंक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक जो काफ़ी अच्छे गवर्नेंस के लिए जाना जाता था, उस पर जब सवाल उठे तो वैसे भी 2-3 साल से ये बैंक वेल्थ क्रिएटर नहीं रहा है। तो आपको लगता है कि निवेशक छोटे छोटे जो प्राइवेट बैंक है, मझौले जो प्राइवेट बैंक है, वहां पे अब ज्यादा फोकस करेंगे? सुदीप जी। जी, फोकस तो पहले भी था छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, और कुछ बैंक्स ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे, अभी भी वैल्यूएशन वहां पे उतना कंफर्ट नहीं है कंपेयर टू पीएसयू बैंक्स। तो वैल्यूएशन की अगर बात करें, एक मिनट के लिए वार और रिलेटेड डिसरप्शन को हम भूल जाए, तो मुझे तो लगता है पीएसयू बैंक्स, पर्टिकुलरली लार्जेस्ट पीएसयू बैंक प्लस छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स में अपॉर्चुनिटी बन रहा था। दिस वॉर रिलेटेड डिसरप्शन ऑब्वियसली ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में दबाव डाल सकता है कुछ देर के लिए, उस पे मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे, पर्टिकुलरली छोटे मझोले प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे अभी इतना फोकस हमारा नहीं है, और मैं मानता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट वहां पे इतना नहीं है। हाँ, वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। संजय सिन्हा सर। देखिए, मेरे ख्याल से अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक को छोड़कर स्मॉल और मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक पर फोकस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये गलत है। हाँ, आज गलत। नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले कुछ सालों में कुछ बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने कुछ वेल्थ क्रिएशन नहीं किया है इन्वेस्टर्स के लिए। नो डाउट ये बात सही है। लेकिन आप अगर अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखेंगे, तो मार्केट में एक चीज होता है जिसको कहते हैं मीन रिवर्जन। इन द सेंस कि अगर आपकी इनहेरेंट वर्थ है, तो अगर मार्केट ने आपको लंबे समय तक उसकी वैल्यू नहीं दी है, तो कुछ समय के बाद वो आपको कॉम्पेंसेट करेगा ताकि आप अपनी डिजर्विंग वैल्यू पा सकें। तो मेरे ख्याल से अगर आप पिछले ये आज के एपिसोड को छोड़ दें, जहाँ पर कि बॉन्ड यील्ड्स की ऊपर जाने की संभावना है, इंटरेस्ट रेट की ऊपर जाने की संभावना है, इसके जस्ट पहले की स्थिति अगर आप देखें, तो जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, उन्होंने गाइड किया था कि उनकी क्रेडिट ग्रोथ करीब 14% से 16% के रेट से ग्रो करेगी। पिछले साल भर में आरबीआई ने 125 बेसिस पॉइंट से रेट काटे, उसका जो परिणाम क्रेडिट ग्रोथ पे आना चाहिए था, वो अब आ रहा है। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर बना हुआ था, क्योंकि लेंडिंग रेट कम हुआ, लेकिन बोरोइंग रेट कम नहीं हुआ था, लेकिन अब बोरोइंग रेट्स भी कम हो रहे हैं, तो एनआईएम्स रिस्टोर हो रहे हैं। तीसरी, एसेट क्वालिटी जो है, वो पहले से ज़्यादा सुधर रही है। आज मिसगिविंग्स क्यों है? क्योंकि ये तीनों फैक्टर्स लग रहा है कि रिवर्स हो रहे हैं। लग रहा है कि अब इंटरेस्ट रेट घटेंगे नहीं, हो सकता है बढ़ जाएँगे। क्रेडिट ग्रोथ आज के माहौल में जहाँ इंडस्ट्री अपने रॉ मटेरियल के लिए जूझ रही है, तो वहाँ पर क्रेडिट लेने कौन जाएगा? तो क्रेडिट ग्रोथ भी स्टंट हो जाएगा। और तीसरा, कि जो एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है, हो सकता है कि मैक्रो एनवायरनमेंट खराब हुआ है, तो एसेट क्वालिटी खराब हो जाएगी। लेकिन जैसे ये सब तीनों फैक्टर्स फिर से क्लियर होंगे, तो ये सेक्टर दोबारा सेंटर में आ जाएगा, और मेरे ख्याल से जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अंडर परफॉर्मेंस है, वो कॉम्पेंसेट हो जाएगी। रही बात सेट हो पीएसयू जाएगी। बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो देखिए पिछले 1 साल में पीएसयू बैंक्स ने 2 चीज़ें तो बहुत अच्छी तरह से दिखा दी कि अब उनका जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, हमारे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कंपैरिज़न में पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने अपनी पिछले 4 क्वार्टर में प्रॉफिट्स को ज़्यादा अच्छा से बढ़ाया है। और जिस तरह की एसेट क्वालिटी इन बैंक्स की हो गई है, वो भी बहुत अच्छी है। अभी जो डर था कि बॉन्ड यील्ड स्पाइक करेंगे, तो उनकी ट्रेज़री बुक में उनको लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को भी ट्रेस करिए, तो जिस तरह से रुपी डिप्रिसिएशन हुआ है करीब-करीब 2.5% का वॉर के बाद, बॉन्ड यील्ड्स हमारे ख्याल से करीब 15 से 20 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा ऊपर नहीं गए।
तो बहुत ज़्यादा जो हम लॉस की संभावना कर रहे थे, वो भी नहीं हुआ है। वो मेरे ख़्याल से बाज़ार भी अब उस बात को एक्नॉलेज कर रहा है। इसी के लिए आप देखिए बहुत ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गिरावट नहीं हो रही है। इनफैक्ट आज के बाज़ार में तो उनमें बहुत अच्छा खासा उछाल भी आया है। तो मैं अगर मुझे स्ट्रैटिफ़ाई करना पड़े, तो मैं आज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक लेवल पर रखूँगा और जो छोटे और मझौले साइज़ के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, उनको उनसे नीचे रखूँगा। दलजीत जी, संक्षिप्त में बैंकिंग सेक्टर। तो बीएफएसआई में लक्ष्मण जी हमारा व्यू है कि बैंक्स के बनिस्पत अभी हम एनबीएफसीज पे ज्यादा ध्यान देंगे और उसमें हमारे को लगता है कि जैसे माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेगमेंट है वहां पर काफी अच्छा रिवर्सल आ रहा है, वहां पे हमारा फोकस ज्यादा है। और फिर दूसरा इंश्योरेंस वाला सेगमेंट, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया, अभी हम वहां पे प्रेफरेंस देंगे। हम्म। तो ये आपका फोकस रहेगा। अब एक सेक्टर है जिस पर हम लोग काफ़ी समय से चर्चा भी किए थे, लेकिन फिर से वो चर्चा में आ गया, वो है आईटी सेक्टर। सुदीप सर, आपसे शुरुआत करूं। आईटी सेक्टर को लेके आपका व्यू अभी क्या है? अभी इसलिए सवाल ये पूछ रहा हूं क्योंकि हमने देखा कि एक्सेंचर ने ग्रोथ का प्रोजेक्शन थोड़ा सा बढ़ाया, जो डाउनवर्ड जो था उधर से ऊपर किया उन्होंने। हैप्पीएस्ट माइंड ने अच्छे आउटलुक दिए हैं। तो ये क्या एक संकेत मिल रहे हैं रिवर्सल के आईटी सेक्टर में कि नहीं बहुत जल्दीबाजी होगी? जी बिल्कुल नहीं, बहुत जल्दबाजी होगी। और इसको ना सब आईटी कंपनीज को सेम ब्रश में पेंट नहीं करना चाहिए। एक्सेंच्योर, अगर आपने ध्यान दिया है, एक्सेंच्योर बहुत दिन से एआई पे और एआई रिलेटेड कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है और इसी का फायदा एक्सेंच्योर को मिल रहा है। एक्सेंच्योर के नतीजे अगर जो कल आए वहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये साफ है कि एंटरप्राइज का एआई स्पेंडिंग का एक हिस्सा एक्सेंच्योर को मिलना चालू हो गया है और ये बहुत ही अच्छा ट्रेंड है एक्सेंच्योर के लिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स हमेशा से कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो आई एम श्योर दे आर आल्सो डूइंग गुड। पर ये एक्सपेक्ट करना और एक्सट्रापुलेट करना कि एक्सेंच्योर ने अच्छा किया तो बाकी सारे आईटी कंपनीज भी अच्छा करेंगे, ये शायद सही नहीं होगा। तो मैं तो सतर्क रहने की ही सलाह दूंगा। देखिए, एआई रिलेटेड डिसरप्शन बहुत बाकी है, हम लोगों ने सिर्फ ट्रेलर देखा है और ये डिसरप्शन जरूर रेवेन्यू पे इम्पैक्ट करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट करेगा, मार्जिन पे इम्पैक्ट करेगा। अनलेस दे आर एबल टू गियर अप एंड provide AI related services, AI implementation related services, IT companies will suffer. Adjustment होगा and gradually they will be reach there. पर अभी इसमें टाइम लगेगा, हर कोई कंपनी एक्सेंच्योर जैसा परफॉर्म नहीं करेगा। संजय जी, देखिए, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में आईटी सेक्टर में कुछ बढ़ोतरी होगी या बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा, मेरे ख्याल से ऐसी मेरी उम्मीद नहीं है। अ, अगर आप 10% 15% के मूव को अच्छा मूव मानते हैं, तो वो संभव है कि वो 15% या हो सकता है 20% तक का भी मूव हो। मेरे ख्याल से देखिए, आईटी सेक्टर में 2 चीज़ हैं जो बहुत क्लियर हैं। एआई का डिसरप्शन, चूँकि मैंने खुद अब एआई को यूज़ करना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये रियल है और इसका डिसरप्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन जो बड़े एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए एआई जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ओवरनाइट एआई को अडॉप्ट कर लेंगे। उनको एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है टू ट्रांज़िट फ्रॉम द करंट प्रोसेसेस टू द एआई ड्रिवन प्रोसेसेस। तो एक तो वो। दूसरा, उनको गार्डरेल्स बनाने की ज़रूरत है बिफोर लार्ज स्केल एंटरप्राइज़ वाइज़ एआई का यूज़ हो। ये दोनों अपॉर्च्युनिटी भारतीय आईटी कंपनीज़ के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन इस अपॉर्च्युनिटी में ये संभव है कि उनके टॉप लाइन में कमी हो सकती है, लेकिन मार्जिन हो सकता है एक्सपैंड कर जाए। अब इन दोनों के फलस्वरूप जो लास्ट नंबर है, जो कि उनका प्रॉफिट नंबर्स है, क्या वो इस लेवल पे रहेगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा या इस लेवल से मार्जिनली नीचे जाएगा, वो समय बताएगा लक्ष्मण जी। इसी के लिए मैं समझता हूँ कि शॉर्ट टर्म में इट इज़ बेटर कि हम आईटी सेक्टर को थोड़ा केयरफुली देखें। लेकिन मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये एक अपॉर्च्युनिटी वाली सेक्टर है। हाँ, जहाँ पर जैसा मेरा हाइपोथेसिस है कि अगर आईटी कंपनीज़ की प्रॉफ़िट बढ़ती नहीं है, इस लेवल पर भी रह जाती है, तो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल की डी-रेटिंग हो चुकी है, वो दोबारा अपने मीन पर आएगी, तो भी इसमें मुनाफ़ा है। और अगर अर्निंग्स उधर सुधर गए,
ऊपर चले गए और प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो भी रीरेट हो गए, तो और भी ज्यादा मुनाफा की संभावना है। तो इसी के लिए एज अ कॉन्ट्रेरियन मैं इस सेक्टर को राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे शॉर्ट टर्म में ये सेक्टर बहुत अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर नहीं लग रहा है। शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी वाला सेक्टर आपको यहाँ पे नहीं लग रहा है। एक सेक्टर और जिसको लेके मैं सोचा था चर्चा करूंगा, क्योंकि शो में अब समय कम है। संजय सर पहले आप बताइएगा, फिर सुदीप सर के पास जाऊंगा, इस भी दलजी जी से कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो फिर उनसे भी चर्चा करूंगा। वो है ऑयल कंपनियों को लेकर के, एक जो रिफाइनिंग का काम करती है, एक जो मार्केटिंग का काम करती है, दोनों में से कोई प्रेफरेंस में है संजय सर? देखिए, चूंकि इन पर सरकारी दबाव ज्यादा है, भले वो प्रत्यक्ष रूप में रहे या अप्रत्यक्ष रूप में रहे, तो इसलिए इन पर मैं पर्सनली बेट लेने से थोड़ा घबराता हूँ। हाँ, जैसे आज के माहौल में अगर देखें तो भारत क्रूड जो खरीद रहा है वो कितने ऊपर के दाम पे ले रहा है, लेकिन जो रिटेल फ्यूल प्राइसेस हैं वो तो नहीं अफेक्टेड हुए, तो इसका बिल कौन उठाएगा? तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप में इलेक्शन के कारण हो या जिस कारण भी हो, सरकारी दबाव बना रहता है, उसके कारण मैं इस सेक्टर से दूर रहता हूँ। इस सेक्टर से आप दूर रहते हैं। दलजीत जी जुड़ गए। दलजीत जी, हम लोग चर्चा कर रहे थे आईटी सेक्टर को लेके, और अभी लास्ट में कमेंट लिया था मैंने ऑयल कंपनियों को लेकर के, रिफाइनिंग कंपनियां और मार्केटिंग कंपनियां, दोनों पे व्यू अपना छोटे में आप दे दीजिए, फिर मैं सुदीप सर के पास जाऊंगा। तो ऑयल कंपनियां तो हमारे लिए नो गो एरिया है, बिकॉज वो नो गो सिन्हा सर एरिया। ने जो बोला, हाँ, जो सिन्हा सर ने बोला वो बिल्कुल सही है कि हम उसको चाहे रिफाइनिंग हो चाहे मार्केटिंग हो। हाँ, नहीं, अगर देखेंगे कभी तो अपस्ट्रीम कंपनी, ओएनजीसी टाइप कंपनी कभी देख सकते हैं, बट वो कोई ऐसा खास वैल्यूएशन में बहुत बड़ा कुछ करा नहीं है आज तक। और जहां तक आईटी का सवाल है तो हम अगेन उसमें अभी वेट एंड वॉच का अप्रोच रखे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो डिसरप्शन है एआई का, ये हर एक के ऊपर एक अलग तरीके का असर, कंपनी स्पेसिफिक असर होगा, ना कि ब्रॉड ऐसे हम एक सेक्टर कॉल ले पाएंगे कि सभी को उसका फायदा होगा या सभी को नुकसान होगा। तो जब ये इवॉल्व होगा किस तरीके से अगले 6 महीने, 3 महीने, साल भर में जो एक स्थिति नजर आएगी, तब उसके ऊपर कॉल लेंगे। तो फिलहाल अभी हम आउट ऑफ आईटी है। बिल्कुल, दोनों से बिल्कुल नो-गो एरिया टाइप से बना रखा। दलजी जी का बहुत क्लियर सा व्यू है। सुदीप सर? देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से तो बिल्कुल दूर रहिए। 4 स्टेट में इलेक्शन है सामने, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो मार्जिन कंप्रेस होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट होगा, तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और संक्षेप में ये बता रहा हूँ, अगर आपको इस सेक्टर में रहना है तो ऑयल मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो अपस्ट्रीम कंपनीज है, वहां पे ओएनजीसी में जरूर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जो ग्लोबली जो प्रेडिक्शन चल रहा है उससे ये साफ सामने आ रहा है कि जो लेवल पे हम लोग ऑयल ये वार से पहले देख रहे थे $60-70 पर बैरल ब्रेंट का, वहां से शायद 100 के आसपास एक लॉन्ग टाइम तक ऑयल का प्राइस रहेगा। अब 120 तो एबरेशन है, शायद वहां से नीचे आएगा, पर 80 से 100 के बीच में रहेगा शायद, यही कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ओएनजीसी को फायदा मिलेगा। तो थोड़ा स्पेकुलेटिव और एग्रेसिव पोजीशन लेके अगर आपको घुसना है तो ओएनजीसी में घुस सकते हैं। हालांकि एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो पावर भी उसी का हिस्सा है, पावर कोल। कोल बिल्कुल इसी क्षेत्र में आप इंक्लूड कर सकते हैं, और कोल के लिए बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि कोल का यूसेज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और बढ़ेगा भी। पहले एक टाइम में कहा जा रहा था कि कोल आउटडेटेड है, कोल खत्म हो जाएगा, पर वो हुआ नहीं, और कोल का कंटिन्यूअसली यूज बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल और गैस की वजह से कोल की डिमांड वैसे बढ़े, क्रूड ऑयल गैस तो मंगाना पड़ेगा, कोयला तो अपने यहाँ से उत्पादन कर लें, क्यों दलजीत जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अल्टरनेट फ्यूल ये वापस जो पुराने चूल्हा सब भूल गए थे, वो वापस चालू हो गया ना। तो अब हम लोगों को शायद बम्बई में तो नहीं जरूरत पड़े, ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन दूसरे शहरों में तो जरूर मिलेगा। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए, और इस आपदा में बहुत सारे अवसर हैं, आप लोगों ने बखूबी बताया है, और उम्मीद करते हैं वॉर जल्द खत्म हो और शेयर बाजार में हरियाली लौटे, ताकि हमारे दर्शकों के चेहरे पर भी खुशहाली लौटती दिखेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते हैं इस आवाज़। नमस्कार।